ठीक है ना। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है क्या, दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल सबसे पहले तो हम ये समझते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चीज क्या है, क्या चीज है ये, संपत्ति है क्या, प्रॉपर्टी या संपत्ति चीज क्या है। तो देखो पहली बात ये है कि ऐसी कोई चीज जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, तो दो तरह की संपत्तियां हैं। एक तो सबसे पहले हम संपत्ति देख रहे हैं, संपत्ति है क्या चीज। सबसे पहले क्या है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज की मार्केट वैल्यू नहीं है, मतलब थिंग विच इज नॉट वैल्यूएबल, थिंग विच कैन नॉट बी सेल, वो चीज संपत्ति नहीं है। मतलब संपत्ति कोई चीज है ना, तो संपत्ति की कोई वैल्यू होगी, बिना वैल्यू की चीज संपत्ति नहीं होती है। वैल्यूलेस चीज संपत्ति नहीं है। जैसे मान लो ये एक पेन है, ठीक है, मान लो इसका एक ऊपर का कैप या कुछ हुई हो मेरे पास और मैं कहूँ कि आपको मैं बेच रहा हूं, तो आप लेंगे क्या उसको, है? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे नहीं लेंगे। लेकिन वो, तो इसका मतलब है कि हर चीज जिसकी वैल्यू है वो संपत्ति है, यदि वैल्यू नहीं है तो संपत्ति नहीं है। प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यू, वैल्यू या कीमत। अब देखो एक चीज और है, चलो हमने कीमत की बात कर ली, तो फिर प्रॉपर्टीज के एक तरीका तो यह है कि मूवेबल और इमूवेबल, है ना, और अचल और चल के नाम से भी जानते हैं। मूवेबल का मतलब है जो स्थान परिवर्तन करने की क्षमता रखती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट की जा सकती है, वो मूवेबल है। एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट की जा सकती है, वो मूवेबल है। जो शिफ्ट नहीं की जा सकती इमूवेबल है। और भी कुछ गुण है, दो तरीका और है, टेंजेबल और इनटेंजेबल। नाम सुने थे? टेंजेबल इंटेंजेबल होती क्या है, जिसे कब बोध किया जा सकता है, which can be perceived by senses, which can be perceived by sense। सेंस नहीं कर सकते, हाथ लगा के नहीं, तो इंटेंजिबल है। तो ये भी प्रॉपर्टी का रूप है। समझ में आ गया संपत्ति। अब क्या हुआ कि एक शब्द है अंतरण या ट्रांसफर। अंतरण या ट्रांसफर, अंतरण या ट्रांसफर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन दे रखी है टीपीए के सेक्शन 5 में। कि जैसे एक ए व्यक्ति है, जीवित है, और एक बी व्यक्ति है, तो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को किसी संपत्ति के, किसी संपत्ति के हक या टाइटल को अंतरित करता है, या स्वयं को अंतरण भी कर सकता है, स्वयं को ट्रांसफर भी कर सकता है। स्वयं को ट्रांसफर कैसे करेगा, मान लो एक प्रॉपर्टी में ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। अब ये प्रॉपर्टी इसको बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हैं ए को, तो बेचने वाले में बी और ए दोनों साइन करेंगे, क्योंकि whenever he is seller then he is signing as a seller and now he is purchaser, the same property is purchasing himself,
हिज प्रॉपर्टी इज परचेजिंग, अपनी ही संपत्ति को परचेज कर रहा है। तो परचेज करते वक्त भी साइन, तो क्या कह रहा है कि किसी संपत्ति को स्वयं को या किसी अन्य जीवित व्यक्ति को, अन्य जीवित व्यक्ति को हक का अंतरण कर रहे हैं। किस चीज का अंतरण कर रहे हैं? हक का अंतरण कर रहे हैं। तो ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर, तो यहां पे दो तरह की प्रॉपर्टी आ रही थी, मूवेबल आ रही थी, इमूवेबल आ रही थी। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज है? मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। उनके अंतरण के लिए तो एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कुछ लोग सेल्स भी बोलते हैं क्या इसको? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी बोलते हैं, मत बोलना, कल ही कोई बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल रहा था। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या नाम है? तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके द्वारा सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। ठीक है, चाहे कार है, कार भी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी इसी से बिकती है। और जो संपत्तियां अचल हैं, कैसी है? अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उनका एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है टीपीए के अनुसार। किसके अनुसार? टीपीए के अनुसार होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सब बात सबके समझ में आ गई? अब देखो इसमें क्या है, तो देखो सारे सिस्टम को बनाने के लिए एक व्यवस्था बनाई। जैसे आप यहां आए हो, घर से चले, है ना, तो घर से किसी ऑटो में आए, बस में आए, ठीक है, कैब में आए, तो कैब के साथ, बस के साथ, इन सब के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? सामान्य भाषा में समझो, ही गेव यू ए प्रॉमिस कि वो यहां तक आपको पहुंचाएगा, और इसके बदले यू ऑल्सो गेव एन ए प्रॉमिस कि आप उसे जो धन तय हुआ है वो दोगे। तो एक का मतलब क्या है? प्रोमिसेस का आदान प्रदान हुआ है, किसी काम को पूरा करने के लिए दोनों को अपनी प्रोमिसेस पूरी करनी है, यही कॉन्ट्रैक्ट है। यही क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम पूरे दिन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कहीं हम खाना खाने जाते हैं, आप उसे प्रॉमिस करते हो, भाई खाना तू अच्छा ला रहा है, मैं तेरे को खाने के पैसे दूंगा, तेरे को खाना खिलाना है। मतलब पूरा दिन कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करता है व्यक्ति। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि वो लिखित होना जरूरी है, बिना लिखा हुआ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसे कंटिन्यू वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई? जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट या टीपीए भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट के ही हिस्से हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें एक पार्ट तो है 1 से लेके 75 सेक्शन का, पहले जो फर्स्ट है ना, और इसके बाद वाला जो पार्ट था जो 76 से लेके 122 तक का था, और ये जो पार्ट है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया। इसको 1930 में अलग हटाया था, पहले एक ही था। और इसके बाद के जो 123 से जो पार्ट है 238 तक का, ये अभी भी है एग्जिस्टेंस में, तो इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। विशिष्ट संविदाएं, और 239 से 266 का जो पार्ट था ये भी अलग हटाया,
इसका नाम आया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। है ना। ये जो एक्ट था वो 1932 में हटा दिया अलग। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में कितने सेक्शन बने? 1 से 75 तक एक है, 238 एक है। कभी कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन है? 238। कितने बोलोगे? ठीक है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक तरह से कहां से निकल कर आया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। पार्टनरशिप भी कहां से निकल कर आया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था टीपीए की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो अलग है, वो तो 1882 में अलग एक्ट बना, लेकिन ये 72 में बना। ये 72 में बना, ये 82 में बना। ठीक है। लेकिन इसका ही एक सेक्शन 4 है, उसमें कह दिया कि ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी साथ है। इसके प्रोविजन आप ये मान लोगे साथ लगे हुए हैं इसमें, तो टीपी में भी साथ है। टीपी में भी क्या है? साथ लगे हुए हैं। सबके समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात में?